हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं अगेन हमारे इस नए सेशन में। आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू रखेंगे एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर फर्स्ट। ये हमारा दूसरा लेक्चर है। रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण, ये हमारा अध्याय पहला या चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th का है। ठीक है, जो बच्चे नए हैं उनको पहला लेक्चर देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साइंस के प्लेलिस्ट में जाकर पहला लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, यह हमारा आज का टॉपिक है। ये पहला आपका एक समीकरण दिया गया है, इसको संतुलित करना है। मींस ये समीकरण असंतुलित है। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग ये देखे थे कि जो भी समीकरण असंतुलित होता है उसे कंकाली समीकरण या ढांचा समीकरण बोलते हैं। ठीक है, यहां पे देखेंगे हम लोग कि ये जो समीकरण है यह असंतुलित है, इसको संतुलित कैसे किया जाएगा। ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं। Fe प्लस ये H2 है, H के नीचे 2 है, ये O। ठीक है, नेक्स्ट हमारा Fe, ये 3 यहां पे है, O4 प्लस H2। ठीक है, H2। देखिए ये हमारा बायां पक्ष है। बायां पक्ष जो कि रासायनिक अपक्रियाओं में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, अभिकारक है। और इससे जो उत्पन्न होते हैं इस रासायनिक अपक्रिया करने के बाद हमको जो प्राप्त होते हैं मींस दाएं पक्ष में, उन्हें उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, हमारा ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या अंश असंतुलित है जो कि संतुलित करना है। यहां देखेंगे Fe, ये फेरस जो है ये सिंगल है, इसके पहले जो है कुछ नहीं है और इसके नीचे भी कुछ नहीं है, मतलब ये सिंगल है। यहां देखेंगे तो Fe3, मतलब इसमें 3 परमाणु है। ठीक है, यहां पे 3 हमको लाना है और 3 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। बिल्कुल, देखिए यहां पे हमको 3 बनाने के लिए, जैसे यहां पे 3 है Fe3, यहां पे क्या है Fe सिंगल है ना, इसको हमको 3 बनाना होगा तभी तो संतुलित होगा, और 3 नहीं बनेगा तो असंतुलित ही रहेगा। अब ऐसा नहीं कि हम लोग यहां पे 3 लिख देंगे, अगर ऐसे लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन जो है पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको 3 से गुणा कर देना है। ठीक है, 3 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। 3 से गुणा कर देंगे तो हमको यहाँ पे 3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा Fe 3 हो गया है, 3 हो गए हैं। यहाँ पे Fe3 है, बिल्कुल, तो हमारा यहाँ पे जो फेरस है Fe ये संतुलित हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे है H2O, मतलब H के नीचे 2 है, H2 है, यहाँ पे H2 है, बिल्कुल। यहाँ पर O है, सिंगल है, O अकेला है, यहाँ पे O कितना है, 4 है। ठीक है, तो हमको ये O को जो है 4 बनाने के लिए क्या करना होगा, O को 4 बनाने क्या करना होगा, बिल्कुल 4 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, मतलब यहां 4 लिख देना होगा। ठीक है, यहां पे हम लोग 4 लिख देंगे, तो जब 4 लिख देंगे तो हमारा ये 4O ये तो संतुलित हो गया, यहां पे O4 है। लेकिन यहां पे H जो है, H अब क्या हो गया, 4 गुणे 2 बराबर 8, ये दोनों आपस में गुणा हो जाते हैं। मींस हमको यहाँ पे H कितना प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे H 8 मिल रहा है। ठीक है, अब हमको H यहाँ पे 8 बनाना है। अब यहाँ पे H 8 बनाना है तो क्या करेंगे, 2 ऑलरेडी है, वही ना गुणा कर देंगे। तो किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। अब देखिए हमारा हाइड्रोजन जो है 4 दूनी 8, 8 हो गया, यहाँ पे 4 दूनी 8 है। ऑक्सीजन जो है 4O, मतलब ये पहले लिखा हुआ है ना, इसके साथ में ही है, तो ये 4O हो गया, यहां पे 4O है। Fe देखते हैं तो 3Fe, यहां पे Fe3 है, मतलब ये हमारा जो समीकरण है ये संतुलित हो गया है। ठीक है, अब जब संतुलित हो गया है तो ये कैसे लिखा जाएगा, आप लोग लिख सकते हैं, संतुलित होने के बाद (3Fe प्लस 4H2O) ये अपक्रिया कराया गया Fe3O4 प्लस 4H2, ये हमको प्राप्त हुआ।
ये हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 3Fe, F 3 है, Fe 3 है बिल्कुल, 4H2, 4 दूनी 8, यहाँ भी 8 है, और O ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो ये हमारा संतुलित हो गया है। समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। पिछले क्लास में ये क्वेश्चन था, इसको आप लोगों को करने के लिए दिए थे बट शायद आप लोगों ने किया नहीं था। MgO, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, ये हमको प्राप्त हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये संतुलित नहीं है, इसको संतुलित करना है। तो यहां पे देखेंगे Mg सिंगल है, यहां भी सिंगल है। ठीक है, O2 ऑक्सीजन के यहां 2 लिखे हुए हैं, यहां पे क्या है, सिंगल है, इसका मतलब ये असंतुलित है। अब ऑक्सीजन को हमको 2 बनाना है, जब 2 बनाना होगा तो क्या करना होगा, पहले 2 से गुणा कर देना होगा। ठीक है, अब यहां पे हम लोग 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, और जब 2 से गुणा कर देंगे तो 2MgO, यहां 2 बन गया, O के साथ में 2 तो हो गया, लेकिन साथ साथ Mg पर भी 2 आ गया। ठीक है, मैग्नीशियम भी 2 हो गया ना। और बाएं पक्ष में देखेंगे तो मैग्नीशियम सिंगल है, अब इसको भी 2 बनाना है भाई, तो इसको जब 2 बनाना है तो यहां भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जब 2 से मल्टीप्लाई, 2 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा समीकरण जो होगा ये संतुलित हो जाएगा। ठीक है, तो संतुलित होने के बाद हमारा 2Mg प्लस O2, यहां पे 2MgO, मतलब 2Mg हो गया, 2Mg हो गया, O2 2 ऑक्सीजन के थे, यहां भी 2 ऑक्सीजन के हो गए। ठीक है, उम्मीद करते होंगे ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट हमारा क्या है भाई, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। पहले लेक्चर में, पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं भाई, जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ या उत्पाद उत्पन्न कर देता है। उत्पाद भी तो उत्पन्न होता है भाई राइट साइड में, तो वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, इसके टाइप देखते हैं। तो मुख्य रूप से जो टाइप है इसके बारे में लोग डिस्कस करेंगे। पहला जो हमारा है संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, जो हमारा पहला है संयोजन अभिक्रिया है। अब देखिए, आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाएगा रासायनिक अभिक्रिया क्या है, वो कितने प्रकार के होते हैं, या रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ प्रकार लिखिए। तो आपको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पहले जो इसका लेक्चर था, इसके पहले जो वीडियो आया था उसमें बताया जा चुका है, और यहाँ पे प्रकार के बारे में बताया जा रहा है रासायनिक अभिक्रियाओं। तो आप बिल्कुल इससे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी ये आपका जो दूसरा लेक्चर है इस चैप्टर का, ये आपका जो थ्योरिकल पार्ट है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका जो इस क्या बोलते हैं चैप्टर से आपका जो लेक्चर, मतलब जो वीडियो आएगा वो आपका क्वेश्चंस बेस पे डिपेंड होगा। मतलब जितने भी क्वेश्चंस आपके उस अध्याय के हैं, उस चैप्टर से हैं, वो क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है, सो देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु बनाते हैं। संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं। कहने का मतलब यह है कि इसमें जो है 2 प्रकार के अभिकारक जो है ये मिल जा रहे हैं, एक नया उत्पाद बना रहे हैं। ठीक है, मिल जाने का मतलब यह है, जैसे संयोजन का अर्थ ही है जोड़ना या जुड़ना। ठीक है, संयोजन का क्या अर्थ है, एक शाब्दिक अर्थ, जुड़ना या जोड़ना। ठीक है, तो ये सोडियम और क्लोरीन, ये क्या है भाई, सोडियम है और ये क्लोरीन है। ठीक है, सोडियम और क्लोरीन जो है दोनों संयुक्त रूप से मिल जा रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया साथ में हो रही है, तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है, NaCl, NaCl मींस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, मतलब 2 अलग अलग है, इससे एक नया उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, जुड़ने के बाद, तो ये संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत हो रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट देखेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन मीन्स अलग हो रहा है, या हम इसको अपघटन भी बोलते हैं, इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, इसे अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं। इसमें क्या है देख लेते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों अथवा छोटे छोटे सरल यौगिकों में विक्षेपित हो जाती हैं। विक्षेपित मतलब टूट जाती हैं। ठीक है, यहां पे क्या था, संयोजन में जुड़ जा रहा था, बट यहां पे क्या है भाई, अलग हो जा रहा है। ठीक है, तो देखिए 2NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड है, ये बिल्कुल अलग हो जा रहे हैं। एक मिल रहा है सोडियम, दूसरे तरफ क्लोरीन। ठीक है, यहां पे दो अलग अलग थे, एक नया बना रहे थे मिलके, और यहां पे भाई क्या हो जा रहा है, ये टूट जा रहा है, मतलब ये जो है दो पार्ट में टूट जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो वियोजन अभिक्रिया है इसके दो प्रकार होते हैं, मतलब इसके कितने टाइप हैं वियोजन अभिक्रिया के, 2 टाइप। वियोजन अभिक्रिया 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है उष्मीय वियोजन और दूसरा होता है विद्युत वियोजन। ठीक है, ये हमारे वियोजन अभिक्रिया के प्रकार हैं। ये जो उष्मीय वियोजन है इसमें क्या है, जब किसी पदार्थ के वियोजन की अभिक्रिया उष्मा देने पर होती है। ठीक है, ये हमारा जो है उष्मा देने के बाद प्राप्त हो रहा है, मतलब क्या अलग हो रहा है। 2K ये लिखा हुआ है 2KClO3। ठीक है, 2KCl + 3O2। अब इस क्या दिया जा रहा है, अब क्रिया किस प्रकार कराई जा रही है, उष्मा से। ठीक है, तो ऐसी वियोजन ऐसी अभिक्रिया, ऐसे पदार्थ की वियोजन की अभिक्रिया जो उष्मा देने प्राप्त होती है वो उसमें वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसका रासायनिक नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप लोग, पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, ये हमारा क्या है, 1 मिनट, सॉरी पोटेशियम सल्फेट नहीं है, पोटेशियम क्लोराइड है। 1 मिनट भाई, ये 3 है ऑक्सीजन नीचे, पोटेशियम क्लोरेट, इसे क्या बोलेंगे, पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, उष्मा देने के बाद जो मतलब अलग अलग हो रहे हैं, पहला हमारा प्राप्त हो रहा है पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, ये पोटेशियम क्लोराइड है और ये पोटेशियम क्लोरेट था, ध्यान दीजिएगा, ये पोटेशियम क्लोरेट है। जब ये अलग हो रहे हैं उष्मा देने के बाद, तो हमको जो प्राप्त हो रहा है पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त हो रहा है, प्लस ये ऑक्सीजन गैस निकल रही है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस ये निकल रही है। ठीक है, सो ये रासायनिक नाम भी लिख लीजिए आप लोग। अब देखिए जब पेपर होगा तो जैसे ये उसमें वियोजन या विद्युत वियोजन है, कुछ भी इस तरह से पूछेगा तो उसमें आपको उदाहरण जरूर देना है, उदाहरण देने पे पूरा मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, सो अगर ये पूछता है उसमें वियोजन क्या होता है तो ये मत लिखिएगा, मतलब एक लाइन में लिख के मत छोड़ दीजिएगा कि ऐसे वियोजन, ऐसे जब किसी पदार्थ की वियोजन की क्रिया उष्मा देने पर होती है, ऐसे करेंगे तो आपका नंबर भी कट सकता है। अगर 4 नंबर का है तो 2 नंबर मिल सकता है या 3 नंबर मिलेगा, बट अगर आप उदाहरण सहित लिख देते हैं ना तो पूरा नंबर मिलने के चांस रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विद्युत वियोजन। इसमें क्या है भाई, जब किसी पदार्थ के वियोजन की क्रिया विद्युत देने पर होती है। ठीक है, यह है हमारा सोडियम क्लोराइड है, इसको हम विद्युत द्वारा अभिक्रिया दे रहे हैं तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है, एक सोडियम एक क्लोरीन प्राप्त हो रहा है। इसको भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, सोडियम क्लोराइड है, इसको विद्युत के द्वारा अभिक्रिया कराया जा रहा है। किस प्रकार की मतलब अभिक्रिया है, ये वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो हमको जो प्राप्त हो रहा है सोडियम
और साथ साथ क्लोरीन। ठीक है भाई, तो आप लोग इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया का तीसरा पार्ट है, तीसरा टाइप का है ये। ठीक है, लिखा है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या बोला जा रहा है, विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु आ जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि दो प्रकार के अभिकारक हैं, ठीक है, और ये जो पहला अभिकारक है वो दूसरे अभिकारक में जो भी एक और अभिकारक है उसको वहां से विस्थापित मतलब कि हटा रहा है, उसके स्थान पे अपना जाके मतलब उसके स्थान पे अपना जाके बैठ जा रहा है, उसके स्थान पे वो विस्थापित हो जा रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल बता रहा हूं मैं कि तीन दोस्त हैं, एक दोस्त एक रूम में अकेला रहता है और दूसरा दोस्त जो है, दूसरा और तीसरा दोस्त एक दूसरे रूम में साथ साथ रहते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अभी ये बड़े आसानी समझ में आ जाएगा कि ये प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया किस टाइप की है, कैसे हम लोग इसका एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ध्यान समझिए, ये हमारा जो ए है कोई एक दोस्त है और बी और सी ये मतलब दोस्ती हैं। ए बी और सी तीन लोग हैं, बी सी साथ में रहते हैं, ए अलग रूम में रहता है। ठीक है, होता क्या है भाई, कुछ दिन के बाद ए के मतलब ए जो है सी के साथ जाके मिल जाता है। ठीक है, ए जो है सी के साथ मिल जाता है, सी के साथ रहने लगता है और बी को वहां से भगा देता है। ठीक है, बी को यहां से भगा देता है किसी और रूम में। ए जो है सी के साथ रहने लगा और बी को वहां से हटा दिया, बी को भगा दिया। ठीक है, ये प्रतिस्थापित कर दे रहा है कौन, ए। तो यहां पर भी वही है, जैसे हमारा Fe है CaSO4। अब देखिए ध्यान से, Fe जो है CaSO4 के साथ, Fe जो है SO4 के साथ संयुक्त मिल गया। ठीक है, और ये CO जो कॉपर है उसको अलग कर दिया। ठीक है, तो वही है हमारा विस्थापन अभिक्रिया व रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु आ जाता है। ठीक है, अब देखिए SO4 के स्थान पे कौन आ गया, Fe आ गया। ठीक है, यहां पे क्या था, जो बी नाम का दोस्त था वो उसके स्थान पे कौन आ गया, ए आ गया, वो सी के साथ मिल गया। ठीक है, उसको वहां से अलग कर दे रहा है, उसके स्थान पे अपना पहुंच गया। सेम यहां पे जो Fe है CuSO4। ठीक है, CuSO4 साथ में रहते थे, Fe पहुंच गया SO4 के साथ मिल गया और कॉपर को CO को अलग कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। सो इसका भी रासायनिक नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है, आयरन है, ये क्या है, कॉपर सल्फेट है। ठीक है, ये जब FeSO4 के साथ मिल रहा है तो क्या, फेरस सल्फेट बन जा रहा है, या इसे आयरन सल्फेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये बेचारा कॉपर जो है अकेला हो जा रहा है। ठीक है, अकेला हो जाता है कॉपर। नेक्स्ट देखेंगे उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसमें इस तरह से पूछा जा सकता है कि उभय प्रतिस्थापन को और किस नाम से जानते हैं। तो उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे कि क्या है हमारा भाई एक्सप्लेनेशन, या एक्सप्लेन कैसे किया गया है। जिस रासायनिक अभिकारक में यौगिकों के आयनों अथवा घटकों की अदला बदली हो जाती है तथा नए यौगिक बनते हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा, जैसे ये आपका विस्थापन प्रतिस्थापन अभिक्रिया था बिल्कुल ऐसे ही है, बट इसमें क्या था, एक को अलग कर दे रहा था। ठीक है, इसमें क्या है भाई, अदला बदली कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, अदला बदली कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, वही दोस्तों वाला एग्जाम्पल देते हैं। मान लो ए और बी
दो दोस्त हैं, एक रूम में रहते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल दे रहा हूं जिससे आप लोगों को आसानी से ये समझ में आ जाए। ए और बी दो दोस्त किसी एक रूम में रहते हैं, दूसरे रूम में सी और डी रहते हैं, ठीक है। कुछ दिनों के बाद भाई ए और बी में झगड़ा हो गया, ए चला गया डी के साथ रहने, मिल गया इससे। डी जो है उसको मतलब सी के साथ झगड़ा हो गया कि भाई तुम जो है अभी हम दो लोग रहते थे, अब तीसरा जो है यहां पे कैसे आ गया, हमको नहीं रहना आपके साथ भाई। तो सी भी जो है चला गया बी के साथ मिल गया। समझ में आया? ए जो है डी के साथ मिल गया और बी जो है या सी जो है बी के पास आ गया। मतलब एक प्रकार से ये अदला बदली कर रहे हैं, ठीक है। तो वही चीजें हैं इसमें। यहां पे देखेंगे BaCl2, इसको मैं लिख दे रहा हूं, सही से लिख दे रहा हूं, BaCl2 प्लस Na2SO4, BaSO4 प्लस 2NaCl। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग कि यहां पे हमारा BaSO4 ये जो है इससे मिल जा रहा है। मैं दूसरा कलर ले लेता हूं पेन, इससे आसानी से आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए B जो है भाई SO4 से मिल जा रहा है, ये देखिए, ठीक है। एक नया यौगिक बनता है, ये भी बता दूं। और दूसरा जो है Na, ये दोनों मिल जा रहे हैं, 2NaCl, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसका नाम नोट करना है, नोट कर लीजिए। ये भाई बेरियम क्लोराइड, रासायनिक नाम जरूर लिखिएगा, ठीक है। और ये क्या भाई, सोडियम सल्फेट, ठीक है। ये हमारा BaCl2 ये है बेरियम क्लोराइड और दूसरा Na2SO4 ये सोडियम सल्फेट है, ठीक है। नोट कर लीजिए। अब ये जब BaSO4 के साथ मिल रहा है तो ये बन जा रहा है बेरियम सल्फेट, और जो Na है Cl के साथ मिल रहा है, Na2Cl2 के साथ मिल रहा है, ये बन जा रहा है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। समझ में आ गया होगा। ये क्या कर रहे हैं, अदला बदली कर रहे हैं, ठीक है, और एक नया यौगिक बन रहा है। अच्छा, यहां पे एक नजर में देख लेते हैं, नजर दौड़ा देते हैं कि ये जो समीकरण है क्या संतुलित है। तो देखिए यहां पे BaCl2, Ba सिंगल है, यहां भी Ba सिंगल है, ठीक है। यहां पे देखिए Cl2 मतलब क्लोरीन जो है 2 है, यहां भी देखेंगे तो Cl के पहले 2 लिखा हुआ है, तो इसका 2 ये भी है। Na2 ये Na2 है, यहां पे 2Na मतलब ये भी 2 है, बिल्कुल ठीक। और SO4 यहां भी SO4 है, मतलब ये समीकरण संतुलित है, बिल्कुल ठीक है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उपचयन एवं अपचयन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आप लोगों की एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे संबंधित। जैसे पूछा जाएगा कि उपचयन अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस प्रकार, मतलब उसको समझेंगे हम। जैसे हाइड्रोजन की कमी हो रही है या ऑक्सीजन की कमी हो रही है या इलेक्ट्रॉन जो है प्राप्ति कर रहा है, ठीक है। ये ऑप्शनल में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए पहले देखते हैं क्या है कैसे। तो उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन, ये क्या है भाई। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या त्याग करती है, ठीक है। यहां पे क्या है भाई, कहने का तात्पर्य कि वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है या इलेक्ट्रॉन त्याग कर रही है, ठीक है।
जैसे ये सोडियम है, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है, जो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है भाई, कितना होता है बताइए? 11 होता है। अब इसको अगर हम कक्षक में जो बांटते हैं तो पहला क्या 2 हुआ, दूसरा 8 हुआ, 2 8 10 1, ठीक है। ये अष्टक के नियम को फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है, ठीक है। तो ये क्या करेगा भाई, सोडियम 1 को त्याग कर देगा, और जब त्याग कर देगा तो ये क्या हो जाएंगे, उसके कोष पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो जब 1 को त्याग करेगा तो भाई कैसे लिखा जाएगा ये? Na+। अगर कोई भी आपका प्रतीक है उसके ऊपर प्लस आ गया तो इसका मतलब ये क्या है? त्याग कर रहा है, ठीक है। किसका त्याग कर रहा है भाई? इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। और उस सिचुएशन में उसे बोला जाएगा कि उपचयन हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है भाई? उपचयन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, उपचयन हो रहा है। और भी देख लेते हैं इसमें क्या बोला गया। इसमें हाइड्रोजन कमी और ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक है। यह भी इंपॉर्टेंट है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या त्याग करती है, उसके साथ साथ में हाइड्रोजन की कमी और ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक है। आपके पास कुछ समीकरण दे देंगे, समीकरण देने के बाद बोला जाएगा कि इस समीकरण में उपचयन हो रहा है या अपचयन हो रहा है, या फिर ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है ये अभी आगे स्लाइड में देखेंगे। यहां पे हम लोग उपचयन को देख रहे थे, तो उपचयन में यही है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी या फिर इलेक्ट्रॉन को त्याग करना, हाइड्रोजन की कमी या ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक है। तो क्या है भाई? उपचयन है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट, अपचयन। ये देखिए, इसको सही कर लीजिएगा, अपचयन लिखा है, ठीक है। अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है या ग्रहण करती है। उपचयन में इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही थी, बट यहां पे कमी नहीं हो रही है, यहां पे प्राप्त कर रही है, ग्रहण कर रही है, रिसीव कर रही है, ठीक है। तो रिसीव जब कर रही है, जैसे क्लोरीन है, 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? Cl-। और भाई जब माइनस आ रहा है किसी पे तो ये क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा, ठीक है। क्लोरीन है, इसमें जो है कितने परमाणु क्रमांक होते हैं भाई? 17 होते हैं ना। 2 हो गया, 8 हो गया, 2 8 10 और 7 17। तीसरे इसकी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा तो ये क्या करेगा? बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेगा? क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, कहीं से रिसीव कर लेगा। जब रिसीव कर लेगा तो उसके ऊपर माइनस लग जाएगा, ऋणायन हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं भी अगर ऋणायन हो रहा है, माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब ये अपचयन हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई? हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी, ठीक है। हाइड्रोजन की जो है वृद्धि हो जा रहा है इसमें, और ऑक्सीजन की जो है भाई कमी, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा था? हाइड्रोजन की कमी और ऑक्सीजन की वृद्धि, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। ये जो उपचयन है और अपचयन, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। उपचयन में इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही थी, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा था, किसी को दे रहा था, है ना। यही तो है भाई। इसके पास क्या थे? एक ज्यादा थे, एक ज्यादा था, मतलब वो किसी और को दे रहा था, त्याग कर रहा था। उसके विपरीत अपचयन में क्या है भाई? ये किसी से प्राप्त कर रहा है, किसी से ग्रहण कर रहा है, ठीक है। इसको जरूरत है, इसको जरूरत है बैलेंस बनाने के लिए, इसको भी जरूरत था बैलेंस बनाने के लिए,
तो ये क्या कर रहा था, त्याग कर रहा था, और ये क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, उपचयन में हाइड्रोजन की कमी होती है और ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ठीक है, जस्ट अगर देखेंगे हम अपचयन में तो हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की कमी होती है। समझ में आ गया होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अपचयोपचय या रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए अभी इसके बारे में बात कर रहे थे, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है भाई, इलेक्ट्रॉनिक संकल्पनों के अनुसार वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों उपचयन व अपचयन एक साथ हो रहे हों। ठीक है, मतलब ऐसा अभिक्रिया है जिसमें उपचयन भी हो रहा है, अपचयन हो रहा है, मतलब साथ में ही। वो उसे क्या कहेंगे हम लोग, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे या अपचयोपचय अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, अब इसके समीकरण में देखेंगे भाई कैसे पता चलेगा हम लोगों को। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा आपको, एक समीकरण दे देगा, बोलेगा कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, आपको बताना होगा। तो देखिए यहां पे ये ZnO है प्लस C, ध्यान से देखिएगा, Zn के साथ O है और C अकेला है। इसके बाद Zn जो है ये अकेला हो जा रहा है, ऑक्सीजन को मतलब क्या कर रहा है भाई, और त्याग कर रहा है, ऑक्सीजन को त्याग कर रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है। और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो क्या होगी भाई, अभी पढ़े हम लोग, ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाएगी तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, अपचयन बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पे हमारा ZnO से Zn हो जा रहा है, ऑक्सीजन की यहां पे कमी हो जा रही है, ऑक्सीजन को छोड़ दे रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारा अपचयन हो रहा है। और दूसरी तरफ देखेंगे तो C के साथ O मिल जा रहा है, ऑक्सीजन मिल जा रहा है। और जब ऑक्सीजन मिल जा रहा है मींस ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो उसे हम कहेंगे उपचयन। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन भी होता है, अपचयन भी होता है, वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में लिखने के लिए भी क्वेश्चन आते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, तो ये बिल्कुल लिख लीजिएगा। और हाँ, एग्जाम्पल देना, उदाहरण देना बिल्कुल मत भूलिएगा, जरूर लिखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट, संक्षारण। संक्षारण, ठीक है, संक्षारण क्या भाई, जब किसी धातु की सतह वायु, जल अथवा अपने चारों ओर उपस्थित किसी अन्य पदार्थ द्वारा अभिकर्मित हो जाती है तब यह संक्षारित कही जाती है अथवा इस पर जंग लग जाता है। ठीक है भाई, संक्षारण मीन्स क्या होता है, आप लोग लिखना चाहे लिख लीजिए। जब किसी धातु वायुमंडल में, जैसे वायु जल अथवा अपने चारों ओर लिखा हुआ है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब किसी धातु वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता एवं अम्ल के संपर्क में आती है तो उसके सतहों पर ठीक है, तो उसके सतहों पर एक परत चढ़ जाती है, तो उसके सतहों पर एक परत चढ़ जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं आम भाषा में, जंग लगना कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। ठीक है, और लोहे पर जंग कब लगता है भाई, बताइए। लोहा है, उसको आप नमी वाले स्थान पे रख दीजिए, मतलब प्रकाश वगैरह ना हो, वहां पे ना पहुंचता हो। कुछ समय के बाद आप देखेंगे उस पे एक लेयर, मतलब एक परत जैसा चढ़ जाते हैं, किस पे, उस लोहे के ऊपर, उसे ही कहते हैं जंग लगना। ठीक है, उसे ही कहते हैं जंग लगना। तो भाई ये जो हो रहा है प्रॉब्लम, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, बोलो भाई, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम लोग, संक्षारण कहते हैं, संक्षारण। ठीक है, मतलब ये संक्षारित तो हो जा रही है,
नेक्स्ट जो कि क्या है भाई, विकृत गंधिता। अब ये सब छोटे छोटे हैं ना, आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे और एक साथ पूछे जा सकते हैं। जैसे विकृत गंधिता क्या है, एक उदाहरण देकर समझाइए, उदाहरण दीजिए। तो देखिए क्या है, जब वसा तथा तेल उपचायित हो जाते हैं, मीन्स ये खाद्य पदार्थ हैं, उपचायित हो जाते हैं, वायु के संपर्क में आ जाते हैं, कह सकते हैं ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ठीक है, तब यह विकृत गंधी हो जाते हैं, विकृत गंधी हो जाते हैं। मीन्स क्या है, इसमें से गंध आने लगती है, ठीक है, और स्वाद क्या है, उसका परिवर्तन, मतलब चेंज हो जाता है स्वाद। कहने का मतलब यह है कि अगर खाना है, भोजन सुबह बना हुआ है और उसको खुले में छोड़ दिया जाए, ठीक है, अगर खुले में छोड़ दिया जाए तो वो शाम तक क्या हो जाएगा भाई, बासी हो जाएगा ना, बासी हो जाएगा अगर खुले में छोड़ दिया जाए, फ्रिज में नहीं रखा जाए, ठीक है। बासी होने का मतलब यह है कि उसमें से एक गंध जैसे आने लगेगा, ठीक है, और अगर उसको आप खाएंगे तो लगेगा ऐसे खट्टा है, ठीक है, उसका स्वाद भी बदल जाएगा। तो वही हमारा क्या है, विकृत गंधिता है। अब इसको देखो, आलू की जो चिप्स होती है, जो थैली होती है, जैसे ये आलू की चिप्स की थैली, काफी दिनों तक इसको रखते हैं ना पैकेट को, लेकिन कैसे इसको संभाला जाता है, नाइट्रोजन प्रवाहित करके रोका जा सकता है, ठीक है। ये एग्जाम में भी, जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आया हुआ भी है कि आलू की चिप्स की थैली में कौन सी गैस प्रवाहित होती है, कौन सी गैस पाई जाती है, तो बिल्कुल नाइट्रोजन गैस ही होती है, ठीक है। देखिए भाई, ये एनसीईआरटी साइंस कक्षा 10 का है जो पढ़ाया जा रहा है, ये तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल भी रहा है। अगर कोई घर में, परिवार में, दोस्तों में कंपटीशन का प्रिपरेशन भी कर रहा होगा, जैसे रेलवे हुआ या अदर जहां पे टीसीएस वगैरह एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उन लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि आप लोग एनसीईआरटी साइंस भी पढ़ लीजिएगा। मतलब जैसे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है वो तो है ही, कुछ चीजें ये है ना इसमें कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे हाल ही में रेलवे का एग्जाम हुआ, बहुत बड़े बड़े कोचिंग वाले जो है अपना सिलेबस, मतलब अपना वो जो है कोर्स बेचे हुए थे, लेकिन एग्जाम जब हुआ बच्चे जो है सुनाने लगे उन लोगों को। क्यों भाई? क्योंकि जिस तरह से पढ़ाए थे नहीं आया एग्जाम में। क्यों नहीं आया? क्योंकि अब जो है टीसीएस या कोई भी बिल्कुल जो है एनसीईआरटी बेस ही क्वेश्चन कर रही है, ठीक है। तो इसलिए एनसीईआरटी अगर कोई बेस मजबूत कर लेता है, आप लोग ही अभी हाई स्कूल में है और आपका ये एनसीईआरटी अभी बेसिक मजबूत हो जा रहा है, तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। सो नोट कर लिए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट। आपका आज का ये आखिरी स्लाइड है, देखते हैं इसमें क्या है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और एक है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आसान है, एक साथ क्वेश्चन, मतलब एक साथ ये क्वेश्चन बनता है। जैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर बताइए, ये क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। मतलब ये रिएक्शन कराया जा रहा है, रासायनिक अभिक्रिया कराया जा रहा है अभिकारकों के साथ में। ये अभिकारक ही होते हैं ना इस साइड भाई, ये जो हमारा बायां पक्ष है अभिकारक कहलाता है और दायां पक्ष हमारा क्या है, उत्पाद कहलाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा अभिकारकों के साथ रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है, तो हमको जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उनके साथ में ऊर्जा, बोले तो ऊष्मा भी क्या होती है, निकलती है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो वही हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। दूसरा क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये देखिए क्या है, अभिकारकों में प्राप्त होती है, ठीक है। जिस रासायनिक क्रिया में ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण होता है, शोषित होता है, ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। बिल्कुल आप लोग इसको लिख लीजिएगा। देखिए यहां पे क्या है, प्राप्त हो रहा है, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका ये जो पहला अध्याय है, इसमें जो डिस्क्रिप्टिव मतलब लिखने वाले क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं,
ये सब यहां से मिल जाएंगे आपको, पहले लेक्चर में और दूसरे लेक्चर में। बाकी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, समीकरण को संतुलित करना या कुछ रिएक्शन संबंधित क्वेश्चन है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नों वाले की सीरीज में, मतलब ये पहले अध्याय का जो क्वेश्चन कराया जाएगा उसमें वो कराया जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है ये अध्याय फर्स्ट का दूसरा वीडियो है। जो बच्चे नए हैं, एक बार फिर उनसे कहना चाहेंगे कि आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल के साइंस वाले प्लेलिस्ट में जाकर पहला लेक्चर देखिएगा जरूर। ठीक है, और अपना प्यार और सपोर्ट जरूर बनाए रखिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से जारी कर रहे होंगे। ठीक है, सो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।